बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी और बड़ी ज़बरदस्त खबरें हैं मार्केट में, और ये खबरें बताती हैं कि ख़ान साहब की मुश्किलात बढ़ रही हैं। ख़ान साहब के ख़िलाफ़ एक और बड़ी दमदार स्टोरी फाइनेंशियल टाइम ने शाया की है। वो स्टोरी ये बताती है कि ख़ान साहब ने गैर मुल्की कंपनी से सियासत चलाने के लिए या इक़्तिदार में आने के लिए ममनुआ फंडिंग ली, और एक इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इंकशाफ हुआ है कि ख़ान साहब मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व रहे हैं, और उनको ये पैसा जो पाकिस्तान से पहले बाहर भेजा गया, फिर बाहर से वापस पाकिस्तान भेजा गया, इस रैकेट के पीछे कौन था और क्या था। फाइनेंशियल टाइम ने एक बड़ी स्टोरी आज शाया की है, और स्टोरी के बाद ख़ान साहब के ऊपर एक बड़ी फ़र्द जुर्म आयद हुई है। ये स्टोरी ऐन उस वक्त आई जब पाकिस्तान के अंदर ख़ान साहब के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला आने वाला है। ख़ान साहब चीखा मारे ने फ़ैसला जारी ना करो, एक साथ तीनों जमातों का फ़ैसला जारी किया जाए तो पाइन क्यों। जो ख़ान साहब के ख़िलाफ़ केस है वो गुज़श्ता 8 साल से चल रहा है, और ख़ान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में एक दरख्वास्त देकर इलेक्शन कमीशन को अपनी मुखालिफ सियासी जमातों के हवाले से भी तहक़ीक़ात करने के लिए दरख्वास्त की थी। दबाव डाला था इलेक्शन कमीशन पे कि बाकी सारी सियासी जमातों के भी फंडिंग के सोर्सेज जो वो चेक किए जाएँ। यानी ये पाकिस्तान की सियासत का अलमिया कि अगर किसी के चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाए तो वो दूसरे को चोर कह के उसके अंदर उस अपनी चोरी को छुपाने की कोशिश करता है। तो ख़ान साहब ने भी एनजी किया है। ख़ान साहब ने फॉरेन फंडिंग में अपनी चोरी छुपाने के लिए मुखालिफ सियासी जमातों पर केस कराए, और अब वो कहते हैं जी उसका फैसला भी साथ जारी किया जाए, लेकिन हुण इंज नहीं होना। ख़ान साहब की मुश्किलात में सबसे बड़ी मुश्किल मैंने आपको सुबह बता दी थी कि वो मुश्किल है उनके अदलिया की सपोर्ट का, क्योंकि अदलिया खुद क्राइसिस में चली गई है। वो अदलिया जिसने पिछले दिनों एक आइन की आर्टिकल 63A और अपने ही दिए हुए फैसले को रिवर्स किया, और उसके बाद से वो ज़ेर ताब है, और ये ताब किसी और ने नहीं डाला। ये कुदरत का खेल है, ये कुदरत का अमल है। कुदरत भी बाज़ का हरकत भी आती है, और जो लोग नाइंसाफ़ी कर रहे हो, जो लोगों के ऊपर जबर कर रहे हो, तो फिर कुदरत का अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है, तो वो लाठी हरकत में आ चुकी है। चीफ जस्टिस साहब बुरी तरह फंसे हुए हैं, जिस तरह इमरान खान साहब फंस गए हैं, चीफ जस्टिस साहब भी फंसे हुए हैं। तो वो तमाम किरदार जो कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर झूठ बोलकर ख़ुद को मोतबर और ईमानदार और सादिक़ अमीन के ठप्पे लगवा चुके हैं, उनके झूठ एक एक करके बेनकाब हो रहे हैं। ये जो ख़ान साहब को फंडिंग की गई है, ये फंडिंग किस मुल्क ने की थी, इसमें एक मुल्क का नाम भी आ गया है, और वो मुल्क पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट क्या थे, और ख़ान साहब को सियासत में लाने का मकसद क्या था, या मकसद इस सियासत के पीछे कहानी क्या थी। मैं आपको वो बताऊंगा कि जो फाइनेंशियल टाइम ने स्टोरी छापी है, ये सिर्फ ये स्टोरी नहीं है कि ख़ान साहब को गैर मुल्की कंपनी ने कुछ जो है ना वो रकम भेजी, और वो रकम उन्होंने पाकिस्तान में सियासी मकासद के लिए या अपनी तंजीम के लिए इस्तेमाल की, जो पाकिस्तानी कवानीन के मुनाफी है। यानी पाकिस्तान के जो इलेक्शन कमीशन के कवानीन है उनके मुताबिक आप पाकिस्तान में सियासत के लिए किसी गैर मुल्की कंपनी से फ़ंड नहीं ले सकते। इंडिविजुअल से ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी गैर मुल्की शहरी से नहीं ले सकते। तो ये पाकिस्तान के सियासत के अंदर कुछ कवानीन है जिनको फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है, ताकि बैरूनी साजिश या गैर मुल्की इसके अंदर इन्वॉल्व ना हो सके। तो इसके लिए कवानीन बनाए गए थे। तो ख़ान साहब ने एक पूरी कंपनी से यानी ये काम किया, और सिर्फ वो कंपनी इस्तेमाल हुई है। वो कंपनी इनके दोस्त आरफ नकवी की है, अबराज ग्रुप। तो ये सारी स्टोरी आपने सुन ली होगी कि फाइनेंशियल टाइम, क्योंकि सुबह से मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है कि फाइनेंशियल टाइम ने बता दिया ख़ान साहब ने क्रिकेट मैच खेला, और वो उस कंपनी ने वुटन क्रिकेट क्लब ने 20 मैच कराए, उनमें एक मैच इतना इंपॉर्टेंट था जो कि वुटन क्रिकेट क्लब में खेला गया। इसमें वो सारे लोग मौजूद थे जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन करना था, जो इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि पाकिस्तान की हुकूमत का तख्ता उलट दें। बैंकर्स, वकला और वो ग्रुप, हम ख्याल ग्रुप, और फिर वो सऊदी शहज़ादा, सऊदी नहीं बल्कि इमारात का शहज़ादा, ये मुत्तहदा अरब इमारात के एक वज़ीर शेख नहयान ने 20 लाख पाउंड दिया ख़ान साहब को, उनकी सियासत को ब्लड फराहम किया, यानी ताकत फराहम की, पैसा फोड़ो जनाब, और पाकिस्तान से जल्द से जुलूस करो और तबाही फैला दो, और नवाज शरीफ को हटा दो। वजह क्या थी? मुत्तहदा अरब इमारात को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पाकिस्तान से ये थी कि पाकिस्तान के अंदर 1 बेल्ट 1 रूट बन रहा था। तो गवादर जो है वो एक इंटरनेशनल पोर्ट बनने जा रही थी, जिसको मुत्तहदा अरब इमारात की जो दुबई पोर्ट है यानी जबल अली पोर्ट है, और जो सिंगापुर पोर्ट है, उसकी तर्ज पर बनाया जा रहा था एक जदीद शहर, जिसके अंदर सियाहत के लिए बड़े अच्छे होटल और बीच वहाँ पे मौजूद है, और एक बहुत बड़ा पोर्ट जहाँ पे दुनिया भर से जहाज़ आकर अपना माल जो है वो
लेकर आए और उसको फिर पाकिस्तान की जो एशिया की मार्केट है इसके अंदर फैलाया जाए। तो ये जो पोर्ट थी ये दुबई के जबल अली पोर्ट से कई गुना बड़ी बन सकती थी और सारा जो बिज़नेस है यूएई का वो पाकिस्तान ट्रांसफ़र होना था। और इस प्रोजेक्ट को नवाज शरीफ लेकर चल रहे थे और नवाज शरीफ को हटाना बड़ा ज़रूरी था और हटा दिया गया। और हटाने के पीछे फिर जो कहानी थी वो आपको समझ आ गई होगी कि पैसा कहाँ से आया ये झुमके, कौन लाया है झुमके, किसने पहनाए हैं झुमके, ये है वो असल कहानी। खान साहब ने ले आया कौन, पैसा किसने खर्च किया, ये खान साहब का जो प्रोजेक्ट है उसके पीछे कहानी है। तो फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी को अगर आप इस नुक्ते नज़र से देखें, अब खान साहब बैठे हैं और वो आके कह रहे हैं जनाब नवाज शरीफ है इसने पाकिस्तान को लूट लिया और फलाना किया और इन तीनों जमातों के जो है वो एक साथ जारी किए जाएँ। मतलब तुसी कौन हो पायन एक साथ जारी किए जाएँ, जो आपने किया वो आप भुगते, जो उन्होंने किया वो भुगतेंगे। और ख़ास साहब ये तीनों जमातों को साथ सुनाने का क्यों मुतालबा कर रहे हैं? उन्हें पता है कि अभी बाकी की दो जमातों का तो कुछ हुआ ही नहीं है, उनकी तो अभी इन्वेस्टिगेशन ही पूरी नहीं हुई और अभी उनका काम चल रहा है और वह उनका जब वक्त आएगा तो लोग उनका भी मुतालबा कर लेंगे। तो 8.5 साल लगे ना उनको, 8 महीने तो दो ना। तो खास साहब को उनके दोस्त यानी ये स्टोरी के अंदर भी कहा जी कि इबराज ग्रुप ने नवाज शरीफ को भी किसी ज़माने में फाइनेंसिंग की थी। तो इसकी बहरहाल तरदीद है क्योंकि ये इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब का भी बड़ा वादा मौक़िफ़ है कि उन्होंने इसकी कंपनी से इस शख्स से कोई फाइनेंशियल एड नहीं दी। तो अब ये इन्वेस्टर होते हैं, ये पाकिस्तानी सियासतदानों को अपने ज़ाती मकासद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और फिर इबराज ग्रुप ने कराची इलेक्ट्रिक के वो ख़रीदी थी और यानी उसको टेकअप किया था और उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, अब वो गिरफ्तार हैं। तो ये मामला जो है वो ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं, ये इंटरनेशनल स्कैम है। इसलिए कि ये फंडिंग जो है फिर इस तरह की जो फंडिंग है ना, यानी चैरिटी मैचेस के ज़रिए फ़ंड इकट्ठा करके बराक ओबामा की भी फाइनेंसिंग की गई है और भी लोगों के नाम मारे। तो ये बड़ा कोई इंटरनेशनल स्कीम है जिसमें अब खास साहब और उनके साथी कह रही है एक मुसलमान ने चूँकि वो बरतानिया बड़ा काम कर रहा था, लोग जेलस हो गए हैं इसलिए वो सब कुछ हो गया। ये बहरहाल ये गले पड़ेगा और बहुत से ज़राए कह रहे हैं जी अगले 24 से 48 घंटे इंपॉर्टेंट हैं। और स्टोरी के आने के बाद इलेक्शन कमीशन को बड़ी एक बैकअप मिल गया, एक बूस्ट मिल गया कि वो अब आसानी से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुना सकता है। तो उनके ऊपर कम से कम वो एलिगेशन जो लगाए जा सकते हैं, जो लगा रहे हैं खास साहब कि जी मुझे एक टेक्निकल तरीके से नॉकआउट की जा रही है, आवाम में तो मुझे गिरा नहीं सकते क्योंकि मैं बड़ा पॉपुलर आदमी हूँ। और ये दुरुस्त है कि खास साहब का फ़ैन क्लब जो बड़ा ह्यूज है और वो इतना बड़ा फ़ैन क्लब है कि उनको ज़ाहिर है वहाँ से हटाना मुश्किल है और उनके लोग उनकी नज़रियात जो उनकी बातों के पीछे पड़े हुए। लेकिन जो असल काम में जो उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए जिन रास्तों से वो गुजरे हैं, जो उन्होंने तरीक़ेकार इस्तेमाल किए वो सारे इल्लीगल हैं और उसमें झूठ और उसमें ये बदनीयती शामिल है। तो इसका ज़ाहिर फ़ैन क्लब का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। फ़ैन क्लब तो देखता खिलाड़ी आया, उसने अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, अब खिलाड़ी ने वहाँ पे कोई ममनुआ ड्रग्स ले ली है या उसने किसी से मैच फिक्सिंग कर ली, किसी को क्या पता। ये तो बाद में पता चलता है कि जी मैच फिक्स था, वो जो कावर से 6 छक्के मारे थे ना वो मैच फिक्स था। वो बॉलर को पैसे दिए गए थे कि ढीली बॉलिंग कराओ और बॉलर मारे जा रहा था और पब्लिक तालियां बजा रही, क्या बैट्समैन 6 छक्के मार दिए। तो इसी तरह खास साहब ने जो अपनी सियासी तारीख में छक्के मारे हैं वो सारे छक्के उनके खुल के सामने आ रहे हैं। अब उनके मुखालफिन की बारी है वो छक्के मारे। जनरल बाजवा ने फ़ोन किया अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन को, उन्होंने कहा कि सानू डॉलर दो, सानू IMF के साथ हमारी डील जो है वो उन्हें कहे कि IMF को पैसे दे, जब हमारा मुआहदा हो गया तो पैसे क्यों नहीं दे रहे। अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करे। ये ख़बर एक जापानी अखबार ने शायद की, निकी एशिया ने। और अब इस खबर की बड़ी धूम है जी कि बाजवा साहब क्यों दरख्वास्त कर रहे हैं और क्या पाकिस्तान को अमेरिका की ज़रूरत पड़ गई, पाकिस्तान अमेरिका से मदद मांग ली है। तो पाकिस्तान के हालात तो बड़े ख़राब रहे। पाकिस्तान तो इसका मतलब है कि दिवालिया होने के करीब है और ये डॉलर का फॉल है शायद इसी वजह से आर्मी चीफ को कंसर्न हुआ है। आर्मी चीफ चीन भी गए थे, उनसे भी उन्होंने मामला फाइनल करने की कोशिश की और वो कतर भी गए थे, गैस के मामला को फाइनल करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर ये मामला तय नहीं हुए और सब ने कहा जी IMF जब तक पैसे नहीं देगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब IMF उस अनोखा हार रहा है। वो खास साहब कहते नहीं जी अमेरिका मुझे गिराना चाहता है और अमेरिका ने मुझे इक़्तिदार से निकाला, वो पाकिस्तान के इस्टेबलिशमेंट से मिला हुआ। ऐसे पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट दरख्वास्त कर रही है कि जनाब साहब पैसे दो और पाकिस्तान के हालात जो है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी वो इसलिए कह रही है IMF से पैसे जल्द आ जाए, फिर वो जल्द इलेक्शन करा के आगे निकल जाए और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने वाला है।
जबकि हुकूमत इस बात के ऊपर अब डट गई कि इलेक्शन पाइन इंज नहीं होना। इलेक्शन एक ही सूरत में हो सकता है, खास अब पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़े और उसके बाद फिर वो जो उनके कौमी असम्बली के अरकान है वो सारे जो यानी वो आके कहेंगे हमने इस्तीफे दे दिए हैं और फिर आप इलेक्शन ले लें। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हुकूमत कह रही है हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप पंजाब में हुकूमत बना के बैठ जाएं और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना के बैठ जाएं और कहीं इलेक्शन करा दो। और वो तो वैसे इलेक्शन बड़ी दूर चला गया। ये फॉरेन फंडिंग केस का जब तक फैसला नहीं आता ये इलेक्शन नहीं होने, क्योंकि ये अब मामला हो गया है पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के अंदर जो बैरूनी साजिश होती है उसके हवाले से। हाँ सब जो साजिश दूसरों पर डालते हैं उनकी अपनी साजिश। वो जो अमेरिका का ख़त दिखाते ना, ये ख़त भेजा अमेरिका ने, वो कितने गया ख़त? वो ख़त छूमंतर हो गया, वो जलसों जुलूसों के लिए और वो बाई इलेक्शन जीतने के लिए था। तो अब उनके 20 सीटों का जो इलेक्शन हुआ पंजाब के अंदर वो जीत लिया उन्होंने। 17, 18, 17 सीटें उन्होंने जितनी भी सीटें हैं 15, 16, 15 सीटें हैं वो जीत ली। तो अब पीछे की रह गया वो? अब वो उनकी सुलह होगी इस्टेब्लिशमेंट से, उन्होंने क्या सब कुछ ठीक हो गया? पंजे उंगला यानी घी में पाँचों घी में सर कढ़ाई में। लेकिन वो कहते हैं कुदरत का खेल ही अजीब होता है। कुदरत आपको ऐसे पलटा देती है कि आपके सारे ख्वाब टूट जाते हैं और आपके इरादे टूट जाते हैं। ये तो कौल है हज़रत अली है ना कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है मौजूद है। तो बहुत सी चीज़ें वो यानी जो आप लोगों की आंखों में मट्टी या धूल झोंकते हैं वो फिर कहीं ना कहीं से सामने आ जाती हैं। तो वो झूठ खुल खुल के सामने है। तो ऐसा ही एक झूठ जो है वो खुला है जनाब चीफ जस्टिस साहब का। और उनका ख्याल था कि जस्टिस काजी फाइज चूँकि उनके मुखालिफ जज हैं तो उनकी बात पे कोई यकीन ही नहीं करेगा। हालांकि उन्होंने ख़त लिखा और बताया कि जनाब ये सब कुछ हो चुका है और इसके पीछे यानी ये जो 5 जजों की तैनाती के लिए इजलास बुलाया गया था सुप्रीम जुडिशल कमीशन का, उसके अंदर चीफ जस्टिस साहब की जो कोशिश थी कि हम ख्याल जजों को लाया जाए वो नाकाम हो गई। लेकिन एक और जज ने जनाब ख़त लिख दिया, जस्टिस तारिक मसूद साहब ने कहा जनाब झूठ बोल रहे हैं चीफ जस्टिस साहब। और वो ये कह रहे हैं इजलास मुलतवी हुआ, इजलास मुलतवी होने से पहले वोटिंग हो चुकी थी। और फिर जब ये मामला था ये 5 वोट खिलाफ आ चुके थे। उन्होंने बड़ी डिटेल बताई इसकी, हद अगर आप की डिटेल बताओगे तो बड़ी लंबी हो जाएगी। उन्होंने बताया कि 5 लोगों ने राय खिलाफ दी। अटार्नी जनरल ने, वज़ीर कानून ने, जस्टिस तारिक मसूद और इसके अलावा जस्टिस उस्मानी ने और एक जनाब जस्टिस काजी फाइज ने। तो 5 लोगों ने इसके खिलाफ वोट दिया। और चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी कि चीफ जस्टिस इसको कोई लामिया जारी नहीं किया। उन्होंने मीटिंग मिनट ही नहीं लिखवाए, मीटिंग मिनट ही गलत लिखवा दिए। और उन्होंने कहा जी ये तो मुलतवी हो गए, तो गपशप हुई थी और फिर नए लोग देखेंगे और हमने मुलतवी कर दिया। तो अब प्रेशर इतना बढ़ गया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे एक ऑडियो जारी की है। उस ऑडियो की रिकॉर्डिंग ये अब उस पूरे इजलास का हिस्सा नहीं, लेकिन एक रिकॉर्डिंग का हिस्सा जिसमें वो जजों की तकरीर के ऊपर तबादला ख्याल कर रहे हैं। और अटार्नी जनरल साहब बता रहे हैं कि जी अभी मैंने इनके जजों के प्रोफाइल सही तरह नहीं देखे। कुछ इस किस्म की बातें हैं जिससे ये साबित करने की कोशिश की गई है कि ये अभी इसके ऊपर यानी मुतफ़िक़ा राय नहीं बनी थी। गलती निकल गई ना तो ये अदलिया जिसने खान साहब को देना है इंसाफ, बल्कि इंसाफ नहीं, खान साहब का देना साथ, वो फंसी हुई है। इसलिए खान साहब ज़्यादा परेशान हो गए। अगर ये सारा यानी ये ना होता, ये जजों वाला मामला ना होता, ये तो कुदरत है ना जिसने चीफ जस्टिस ने कहा कि 28 जुलाई को एक इजलास रखो जिसमें जजों को तुमने अपने मनपसंद जज इकट्ठे करना और उनकी अप्रूवल लेना और सुप्रीम कोर्ट के अंदर नए जज आ जाएंगे तो पीटीआई को और ज़्यादा ताकत मिल जाएगी, हम ज़्यादा खुल के सपोर्ट कर सकेंगे। और कुदरत ने फिर एक वज़ीर-ए-आला पंजाब का इलेक्शन कराया जिसके अंदर फिर इन्होंने अपनी रूलिंग वापस ली और उसके अंदर फिर एक खाता है जस्टिस काजी फाइज़ का और उसने सारी कहानी बदल दी है। अब सुप्रीम कोर्ट एक एनॉनिमस प्रेशर के अंदर चली गई है और उससे निकलना उसके लिए मुश्किल नज़र आ रहा है। और ये गल किसी पासे लगेगी वरना जड़ा ना यानी कम निकल गया। अब पंजाब असम्बली का इलेक्शन हुआ, इसमें स्पीकर का इलेक्शन हुआ, वो जीत गए हैं पीटीआई के सल्तान खान, वो स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। लेकिन इसमें भी हेरा फेरी से बात नहीं आए। दूसरों पर धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं और उस पर इतने ज़्यादा यानी ये डिक्टेटरशिप है। दूसरों कहते हैं हम कोई ग़ुलाम है और यह इनकी ख्वाहिश है कि कोई उम्मीदवार उनकी मर्ज़ी के बगैर वोट ना डाले। तो जो पंजाब असम्बली के इलेक्शन में
वोटिंग के लिए पर्चियाँ रखी गई थी उनके ऊपर सीरियल नंबर लगाए गए और पर्चियाँ पकड़ी गई हैं। लेकिन वो शोर पाने का फ़ायदा कोई नहीं, उन्होंने शोर डाला है तो रिज़ल्ट जो है वो वही है जो हुकूमत वक्त चाहती होती है। उन्होंने हुकूमत वक्त ने इस वक्त परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब हैं और उनको सारे तरीक़ेकार आते हैं। उन्होंने अपना बंदा सफ्तान खान स्पीकर मुंतखब करा लिया है। तो यहाँ से एक यानी अगर ये वोटिंग फेयर होती तो इस बात का इम्कान था कि हुकूमत अपना उम्मीदवार कामयाब करा सकती थी, लेकिन वो पीटीआई ने साजिश नाकाम बना दी। एन जी कहो ना कि जी वो कहेंगे एन जी कि हमने जो है वो साजिश नाकाम बना दी और यहाँ धांधली होने वाली थी, यहाँ फलाना इस्तेमाल हो रहा था, लोग बिक गए थे, लोटे हो गए थे, तो हमने पकड़ लिया। वो जो पुरानी तोता कहानियाँ सुनाते हैं वो सारी तोता कहानियाँ जो है वो सामने जो है वो यानी वो रह गई और सफ्तान खान स्पीकर मुंतखब हो गए। ये परवेज़ इलाही साहब चूँकि वज़ीर आला बन गए तो उनकी जगह पे इलेक्शन हो रहा था। तो जो मेन स्टोरी है वो फॉरेन फंडिंग की है, ममनुआ फंडिंग की है। वो मैंने आपको बता दिया था कि गवादर पोर्ट बनने से मुत्तहिदा अरब इमारात को क्या प्रॉब्लम थी और अगर बन जाता गवादर एयरपोर्ट, नवाज शरीफ रह जाते 2017 में, उनको कान से पकड़ के ना निकाला जाता तो फिर गवादर डेवलप हो जाता। जब गवादर डेवलप होता तो मुत्तहिदा अरब इमारात की तमाम इकॉनमी और ख़ुद मुत्तहिदा अरब इमारात जो है वो फाइनेंशियली मुश्किलात का शिकार होता। जो जी साड़ी आज हालत है ना शायद मुत्तहिदा अरब इमारात की होती, और वो इसलिए होती कि वह मुत्तहिदा अरब इमारात का सारा जो कारोबार है वो टूरिज़म के ऊपर है और सारा उनका जो दारोमदार है वो इस ट्रेडिंग के ऊपर है, जिसे वो फ्री जोन बना के ट्रेडिंग कराते हैं। जबल अली फ्री जोन बनाया हुआ है तो तेल शेल तो इतना निकलता नहीं, और ये जो वहाँ पे होटलिंग है, वहाँ पे शॉपिंग है, वहाँ पे तफरीह है, ये सारी चीज़ें, ये दुबई का और यूएई का बुनियादी तौर पे कारोबार है, वो सारा कारोबार ग्वादर शिफ्ट हो जाता है क्योंकि ग्वादर फाइनेंशियली यानी ये सस्ता होता है उससे। तो इसके लिए नवाज शरीफ साहब को यानी वो सी पैक वाला मामला आया और फिर नवाज शरीफ साहब को हटाया गया और उसके ख़िलाफ़ ये वन बेल्ट वन रोड का, इसमें अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई इन सब के इंटरेस्ट थे, तो वो नवाज शरीफ साहब को हटाना चाहते थे। उन्होंने फिर एक सोचा कि इमरान खान साहब चूँकि इस मामले में मार्केट के अंदर हैं तो थोड़ा उनको अगर हम जोर लगाएं, उनको फाइनेंशियली बैकअप करें, पैसा वैसा दें तो उनको वो फिर खुल के खेलेंगे। ये करोड़ों रुपया है, ये जो 55 करोड़ रुपया 2013 में छोटी रकम नहीं है। ये इस रकम के साथ बड़े जलसे हो सकते, तो खासा ने बड़े जलसे कीते सी और फिर वो आपको पता है धरना एक तवील अर्से तक बैठे रहे लोग आके, तो उनके फ़ंड्स भी कहीं ना कहीं से आए। तो ये सारे फ़ंड्स जो हैं इमरान खान साहब को जो अबराज ग्रुप से हासिल हुए, ये फ़ंड जो है वो बताते हैं कि ये साजिश हुई थी और ये साजिश अब खुल के सामने आ गई है। तो आज के लिए इतना ही इस खबर के साथ कि पाकिस्तान का अल्लाह ताला हामी और नासर हो। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना और गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में।